लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को सदिश राशियों के बारे में बताया था कि सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं, सदिश राशियां हम किसे कहते हैं। तो सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और एक बात बताई थी कि इसके साथ ही सदिश राशियों को हम साधारण बीजगणित से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करना होता है, यानी कि सदिश राशियों को हम सदिश बीजगणित के नियमों से जोड़ते या घटाते हैं। यानी कि जो भी संक्रियाएं हैं सदिश राशियों की होती हैं उसके लिए सदिश बीजगणित के नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो सदिश बीजगणित के नियम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम सदिश राशियों के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो पहला टाइप है समान सदिश। जैसे यहां पे दो वेक्टर हम खींच लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। मान लेते हैं इसका परिमाण 3 मात्रक है, इसका परिमाण 3 मात्रक है और दोनों की दिशाएं भी एक ही हैं, मतलब दोनों के बीच का कोण वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ऐसे सदिश, भाई देखिए यहाँ पे मात्रक 3 मात्रक, यहाँ पे जो परिमाण है 3 मात्रक है, यहाँ भी परिमाण 3 मात्रक है, दोनों की दिशाओं के बीच का कोण भी कितना है, 0 है, यानी कि दोनों की दिशाएं भी क्या है, एक है। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी एक ही हो, उन सदिश को हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। तो समान सदिश कौन से हुए, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो या एक ही हो, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, हम समान सदिश कहते हैं। जैसे देखिए आप वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, दोनों समान सदिश हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का परिमाण भी वही एक ही है और दोनों की दिशाएं भी एक है। दिशा एक ही कैसे है, दोनों समांतर है, दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 है। यानी कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा एक ही हो, जिनके परिमाण और दिशा समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, समान सदिश हैं। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं विपरीत सदिश, यानी कि अपोजिट वेक्टर। जैसे मान लेते हैं ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। यहां पर ए व बी के बीच कोण थीटा कितना है, देखिए एक इस तरफ डायरेक्शन एक इस तरफ डायरेक्शन, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे कोण कितना बनेगा तो देखा जाएगा इस तरफ और इस तरफ। तो एक की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये कोण कितना होता है, एक डायरेक्शन इस तरफ एक डायरेक्शन इस तरफ, तो ये कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री। उसके बाद परिमाण देख लेते हैं इसका कितना है, यहाँ पे भी 3 मात्रक और यहाँ पे भी कितना है, 3 मात्रक। तो यहाँ ए और बी में, वेक्टर ए और वेक्टर बी में के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री है, यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, और साथ ही साथ इनके परिमाण क्या है, बराबर हैं। तो ये सदिश क्या होंगे, विपरीत सदिश होंगे। तो कौन से सदिश विपरीत सदिश होते हैं, कि जिनके बीच का कोण क्या हो, 180 हो, या जिनकी दिशाएं क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो, और साथ ही साथ उनका क्या हो, परिमाण समान हो। तो उन सदिश को हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। लिख सकते हैं ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान व दिशाएं विपरीत हों, उन्हें क्या कहते हैं हम,
विपरीत सदिश कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें समान सदिश भी क्लियर है। समान सदिश कौन से सदिश? जिनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। विपरीत सदिश जिनके परिमाण बराबर हो, दिशाएं क्या हो? विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? विपरीत सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है समरेखीय, या इसे हम समांतर सदिश भी कहते हैं। समांतर सदिश भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। इनके परिमाण मान लेते हैं, इसका परिमाण 2 मात्रक, इसका परिमाण मान लेते हैं 3 मात्रक, इसका परिमाण भी क्या है? 2 मात्रक है। यहाँ पे क्या है? सभी का परिमाण क्या है? अलग अलग है। ए का, बी का, सी का, सभी के परिमाण क्या है? अलग अलग है। तीनों का परिमाण बराबर नहीं है, लेकिन जो इनकी दिशाएं हैं वो क्या है? एक रेखा में है। मतलब इनके बीच का कोण 0 हो या 180 हो, मतलब दिशाएं क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? समरेखीय या समरेखीय या समांतर सदिश कहते हैं। मतलब परिमाण कुछ भी हो, परिमाण बराबर हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या देखते हैं कि सिर्फ अगर दिशाएं समांतर हैं, दिशाएं समांतर होने का मतलब अगर सदिश के बीच कोण 0 हो या कोण कितना हो? 180 हो। भाई समांतर रेखाओं के लिए हम क्या कहेंगे? अगर इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो कोण कितना हो गया? 0 हो गया। अगर हम विपरीत दिशा में ले रहे हैं इस तरीके से तो कोण कितना हो गया? 180 हो गया, है ना। यानी कि सदिश के बीच का जब कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, है ना, सिर्फ इतनी कंडीशन है यहाँ पे, परिमाण बराबर हो या ना हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? समरेखीय सदिश या समांतर सदिश कहते हैं। ठीक है, तो समान या असमान परिमाण के मतलब परिमाण समान हो या असमान हो, है ना, लेकिन दिशा क्या हो? एक हो, है ना, एक हो या विपरीत हो। समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश जिनके बीच कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री अर्थात सदिश क्या हो? समांतर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरेखीय या समांतर सदिश कहते हैं। ठीक है, तो तीनों सदिश हमें क्लियर हो गए कि समान सदिश क्या होते हैं, विपरीत सदिश क्या होते हैं, समरेखीय सदिश क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। समप्रारंभिक सदिश। समप्रारंभिक मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट होने वाले, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले। जैसे मान लेते ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ठीक है, ये हो गया वेक्टर डी, है ना। इसमें देखिए सभी के परिमाण अलग अलग हैं, सभी की दिशाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। मतलब परिमाण समान हो या ना हो, है ना, दिशा एक जैसी हो या ना हो। जैसे यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं, वेक्टर डी भी खींच सकते हैं, इधर की तरफ वेक्टर ई भी खींच सकते हैं, है ना, इस तरीके से। यानी कि ये सारे सदिश क्या हैं? समप्रारंभिक सदिश हैं। क्यों? क्योंकि जो सबका इनिशियल पॉइंट है, जो सबका प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही है। सबका जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है? एक है। इन सदिश में क्या खास है? इन सदिश में एक बात कॉमन है कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट, सबका प्रारंभिक बिंदु क्या है? एक है। तो ये सभी सदिश क्या है? समप्रारंभिक सदिश हैं। जबकि इसका परिमाण बराबर हो या ना हो, इनकी दिशाएं एक जैसी हो या ना हो। भाई विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए और डी क्या है? एक ही दिशा में है, डी और ई क्या है? विपरीत दिशा में है, जबकि ये क्या है? अलग दिशा में है। तो इस तरीके से ये सारे सदिश क्या हैं? चाहे इनके बीच की दिशा एक हो ना हो, इनका परिमाण समान हो
या ना समान हो, सिर्फ क्या कॉमन होना चाहिए, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, समप्रारंभिक सदिश कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, क्या कहते हैं, समप्रारंभिक सदिश कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या है, डी और ई समांतर है, एक दूसरे के बीच का कोण कितना 180 है। यहाँ पे ए और डी, सॉरी इसको कुछ और ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं हम, इसको डी लिख चुके हैं एक बार, है ना। ए और एफ के बीच का कोण कितना है, 0 है ना। इन सब के बीच का कोण 0 है 180। जैसे बी और सी की बात करें तो ना 0 है ना ही 180 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ सदिश समांतर भी है, कुछ समांतर नहीं भी है, कुछ का परिमाण हो सकता है बराबर भी हो, कुछ का परिमाण बराबर ना भी हो। लेकिन एक बात कॉमन है यहाँ पे, क्या है कि सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सभी का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक है। यानी कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, उन सदिश को हम क्या कहते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समप्रारंभिक सदिश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समतलीय सदिश। समतलीय का मतलब क्या हुआ, समान तल में, मतलब एक ही तल में। जैसे ये मान लेते हैं बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन है ना। ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में हम जितने भी वेक्टर ड्रॉ कर दे, है ना। जैसे ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, है ना, वेक्टर डी हो गया, है ना, वेक्टर ई हो गया। ये सारे सदिश क्या हैं, एक ही तल में तो हम खींच रहे हैं ना। तो ऐसे सभी सदिश क्या होंगे, समतलीय होंगे। मतलब वो समान हो, असमान हो, दिशा एक जैसी हो, विपरीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये देखेंगे कि उनका तल एक ही है या अलग अलग है। तो अगर तल एक ही है तो वो सदिश क्या होंगे, एक समतलीय या समतलीय सदिश होंगे। तो ऐसे सदिश, ऐसे सभी सदिश जो एक ही तल में हूं, एक ही समतल पे हूं, है ना, एक ही तल में हूं, क्या कहते हैं, समतलीय सदिश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टाइप के सदिश हो गए हमारे पास। समान सदिश क्या होते हैं, जिनमें परिमाण दिशा दोनों बराबर हो। विपरीत सदिश, जिनमें परिमाण बराबर हो, दिशा विपरीत हो, यानी कि एक दूसरे के बीच का कोण 180 हो। समरेखीय या समांतर सदिश, जिनमें परिमाण बराबर हो या ना हो, लेकिन दिशा उनके बीच की क्या होनी चाहिए, उनके बीच का कोण 0 और या 180 ही होना चाहिए। मतलब वे सदिश एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, तो उन्हें समरेखीय या समांतर सदिश कहते हैं। समप्रारंभिक सदिश क्या है, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो। समतलीय सदिश जो एक ही तल में खींचे गए हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, समतलीय सदिश कहते हैं। आगे देखते हैं हम शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, यानी कि 0 है। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए, किसी सदिश ए का परिमाण कितना है, 0 है। किसी सदिश बी का परिमाण कितना है, 0 है ना। जैसे ए और बी कोई सदिश राशियां हैं, लेकिन इनका परिमाण क्या हो, 0 हो। ये भी कह सकते हैं ऐसे सदिश जिनका स्टार्टिंग, जैसे मान लेते हैं ये कोई सदिश है वेक्टर ए, ठीक है। अब इसके परिमाण को हम कम करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, ये रेखा की लंबाई, भाई बताए थे ना, तीर की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। भाई देखिए, जैसे किसी सदिश को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक तीर से। शीर्ष क्या बता रहा है, दिशा को, लंबाई क्या बता रही है, परिमाण को। तो अगर इस लंबाई को कम करते चले जाए किसी सदिश के लिए, यानी कि लंबाई को हमने क्या किया, 0 कर दिया, यानी कि इसका फाइनल और इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, है ना, अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु दोनों क्या हो, एक ही स्थान पे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश या 0 वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो,
ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो उन्हें हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को कैसे लिखते हैं, शून्य सदिश को हम जीरो वेक्टर से लिखते हैं, है ना, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के हम लिखते हैं। तो ये क्या करता है, एक शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। और उसे कैसे लिखते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के लिखते हैं। ठीक है। और एक बात अभी बताई थी शून्य सदिश में कि शून्य सदिश के लिए स्टार्टिंग और यानी कि जो उसका हम वेक्टर आरेख अगर खींचते हैं तो उसका अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। यानी कि शून्य सदिश का अंतिम व प्रारंभिक यानी कि उसका शीर्ष और पुच्छ दोनों, हेड और टेल, है ना, प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है भाई, स्टार्ट एक ही होता है। ठीक है। यानी कि उसका परिमाण कितना हो जाएगा, जीरो। भाई स्टार्टिंग और फाइनल दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कोई लेंथ खींची ही नहीं, कोई लंबाई ली ही नहीं, इसका मतलब परिमाण कितना हुआ, जीरो हुआ। और जीरो वेक्टर को हम किससे लिखते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के लिखते हैं। यानी कि शून्य सदिश या नल वेक्टर ऐसे सदिश हैं जिनका परिमाण कितना हो, जीरो हो। इनके लिए अंतिम और प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है। बताया था, जैसे ये मान लेते हैं कोई वेक्टर है, इस परिमाण को कम करते चले जाइए तो जीरो पे चले जाएंगे तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या होगा, एक ही जगह पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एकांक सदिश। मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, एकांक हो, मतलब एक हो, है ना। यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक हो, क्या कहते हैं उन्हें, हम एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी सदिश ए का परिमाण एक हो, किसी सदिश बी का परिमाण कितना हो, एक हो, है ना, किसी सदिश सी का परिमाण क्या हो, एक हो, है ना। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, एकांक सदिश हैं। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी सभी क्या हैं, एकांक सदिश हैं। यानी कि ऐसे सभी सदिश जिनका परिमाण एक हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है। ऐसे सभी सदिश जिनका परिमाण एक हो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ वेक्टर ए, अगर मान लेते हैं ए कोई ऐसा सदिश है जिसका परिमाण कितना है, एक है, बी ऐसा सदिश है जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे। जैसे यहाँ वेक्टर सी है, इसका परिमाण अगर एक आता है, भाई मॉड का मतलब क्या है, हम इसका परिमाण लिख रहे हैं, बता चुके हैं पहले से कि परिमाण लिखने के लिए हम वेक्टर के ऊपर मॉड लगा देते हैं। तो अगर इसका मॉड कितना आता है, एक आता है, इसका परिमाण कितना आता है, एक आता है, तो ये क्या होगा, एक एकांक सदिश होगा। अब एकांक सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, तो एकांक सदिश को ये साइन है ना, कैप इसको बोलते हैं, कैप। इस तरीके से मतलब वेक्टर जो हम ये वेक्टर साइन लगाते हैं उसकी जगह पे हम सिर्फ क्या लगा देते हैं, ये कैप लगाकर व्यक्त करते हैं। एकांक सदिश को हम कैप लगाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो जैसे यहां पर ए बी सी है ना, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर इनका परिमाण एक है ना, से मान लेते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, इन सभी का परिमाण कितना है, एक है। इन सभी का परिमाण कितना है, एक है। जो ए का परिमाण, बी का परिमाण, सी का परिमाण, सभी का परिमाण कितना है, एक है। यानी कि सभी क्या है, एकांक वेक्टर हैं। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं ए कैप से। इसी तरीके से वेक्टर बी को हम क्या लिखते हैं, बी कैप से लिख सकते हैं। इसी तरीके से
वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी कैप से लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई कि अगर ऐसे सदिश की बात की जाए जिनका परिमाण क्या हो, 1 हो, जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश को लिखने के लिए हम वेक्टर की जगह पे क्या लगा देते हैं, कैप लगाकर व्यक्त करते हैं। मतलब अगर वेक्टर ए लिखा तो भी ये कंफर्म नहीं है इसका परिमाण कितना, हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ए कैप लिखा तो इसका मतलब ये एक सदिश राशि है और इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अब जैसे कोई ऐसा सदिश है जो एकांक नहीं है, मान लेते हैं कोई सदिश P है ना, तो किसी सदिश P की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होगा, अगर P की डायरेक्शन में होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P कैप लिख सकते हैं। वो क्या है, एकांक वेक्टर है, मतलब जो परिमाण है उसको उतने ही परिमाण से हम क्या करें, भाग दे दें। ठीक है। यानी कि किसी सदिश को अगर हम उसके परिमाण से भाग दे देते हैं, सीधी सी बात है, जैसे मान लेते 5 न्यूटन बल पूरब की दिशा में लिखा हुआ है, 5 न्यूटन बल पूरब की दिशा में, तो सिर्फ परिमाण, यानी कि अगर 5 न्यूटन से हम भाग करेंगे तो 5 न्यूटन से 5 न्यूटन कट गया, सिर्फ क्या बचा, पूरब दिशा में, यानी कि एकांक मात्रक किधर, पूरब की दिशा में। ऐसे लिखिए, 5 न्यूटन बल किस डायरेक्शन में, मान लेते हैं पूर्व दिशा में। ये है ये पूरा मैग्नीट्यूड, सपोज करते हैं वेक्टर P पूरा मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन बल पूरब दिशा में। तो अगर सिर्फ परिमाण यानी कि 5 न्यूटन से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा, एक मात्रक किधर, पूर्व दिशा में। ठीक है। यानी कि किसी सदिश को अगर हम उसके परिमाण से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसकी दिशा का एकांक वेक्टर मिल जाता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया एकांक वेक्टर भी हमें कि एकांक वेक्टर क्या होता है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। और किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर हमें उसकी दिशा में एकांक वेक्टर प्राप्त होता है। ठीक है। एक तरीके से यूनिट यूज करते हैं, जैसे बार बार हमको डायरेक्शन लिखनी है तो एक यूनिट डायरेक्शन है ना, जैसे मापन पद्धति में मापन यूज करते हैं, वैसे इसको हम क्या करते हैं, दिशा को व्यक्त करने के लिए मात्रक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आप P कैप लिख दिया, मतलब कोई भी जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, P की डायरेक्शन में होगी। ठीक है। इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर P बराबर मॉड ऑफ P गुणे उसकी दिशा, लिख नहीं सकते हैं भाई। एकांक सदिश के लिए हमने सदिश को क्या किया, परिमाण से भाग दिया, और कोई भी वेक्टर क्या होता है, उसका परिमाण साथ में उसकी दिशा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है लंबकोणिक एकांक सदिश। लंबकोणिक एकांक सदिश क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी लोग जानते हैं, निर्देश तंत्र सब लोग जानते हैं। ठीक है। किस तरीके से होता है, अगर त्रिविमीय आकाश में 3 लंबवत अक्ष ली जाए, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मान लेते हैं, एक ये क्षैतिज हो गई, है ना, एक ये ऊर्ध्वाधर हो गई और एक ये बाहर की तरफ, तो ये हो गई एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ आती है उसे क्या कहते हैं हम, जेड अक्ष। ठीक है। तो ये कौन सी अक्ष हो गई, एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, और ये क्या हो गई, जेड अक्ष हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कि किसी त्रिविमीय आकाश में अगर क्या किया जाए, 3 लंबवत भुजाएं ली जाए, है ना, लंबवत रेखा, 3 लंबवत रेखा है ना, देखिए x y z, अगर हम x और z के बीच का कोण देखें तो कितना है 90, x और y के बीच का कोण देखें तो कितना है 90, और इसी तरीके अगर हम y और z के बीच का कोण देखें तो वो भी कितना है 90, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो इस केस में इसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब अगर किसी कण की स्थिति बतानी है तो हम निर्देश तंत्र से ही बताते हैं, किसी भी कण की स्थिति को हम निर्देश तंत्र से ही प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेट लिखते होंगे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट कितना है P, हमने लिखा 3, 4, 5, तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट की x अक्ष पे दूरी 3 मात्रक, y अक्ष पे दूरी 4 मात्रक और z अक्ष पे दूरी कितनी है, 5 मात्रक है। यही मतलब हुआ इसका मतलब हुआ
3 मात्रक x अक्ष की दिशा में, इस और 4 का मतलब 4 मात्रक y अक्ष की दिशा में, और इसका मतलब 5 मात्रक z अक्ष की दिशा में। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है 3, 4, 5, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 मात्रक x अक्ष की दिशा में, 4 मात्रक y अक्ष की दिशा में, 5 मात्रक z अक्ष की दिशा में। तो त्रिविमीय निर्देश तंत्र सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब अगर इनकी डायरेक्शन हमें पहले से पता हो तो हमें लिखने में सुविधाजनक रहेगा, हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यानी कि इसकी दिशा के अगर हमें एकांक वेक्टर मिल जाए, है ना, तो जैसे हमने 3 और प्लस इसकी हमको डायरेक्शन पता चल जाए, है ना, इसकी डायरेक्शन को हम लिख दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर कहेंगे। तो तीनों के लिए जो लंबकोणिक जो एकांक वेक्टर होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, लंबकोणिक एकांक वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है लंबकोणिक एकांक वेक्टर, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में कौन कौन सी अक्ष होती है, x, y, z, और तीनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है। यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं, समकोण बनाते हैं। तो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर को लंबकोणिक एकांक वेक्टर कहते हैं। लंबकोणिक एकांक वेक्टर कहते हैं। इन्हें क्रमशः i कैप, j कैप, k कैप से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि x अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर को i कैप से, j कैप से y अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर को, k कैप को z अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। यानी कि वास्तव में लंबकोणिक एकांक सदिश क्या है, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में जो 3 अक्ष हैं, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, इनकी दिशाओं में, है ना, इनकी दिशाओं में जो एकांक वेक्टर हैं जिन्हें हम i, j कैसे लिखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3i कैप, और क्या लिख सकते हैं, 4j कैप और 5k कैप। 3i कैप क्या बताता है कि 3 मात्रक, i कैप का मतलब x अक्ष की दिशा में, 4j कैप का मतलब, j कैप का मतलब क्या हुआ, 4 मात्रक y अक्ष की दिशा में, 5k कैप का मतलब 5 मात्रक z अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो लंबकोणिक एकांक सदिश सबको क्लियर हो गया कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र में जो अक्ष है हमारी, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, इनकी दिशा में जो एकांक वेक्टर लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लंबकोणिक एकांक वेक्टर कहते हैं। इन्हें क्रमशः हम i कैप, j कैप और k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्थिति सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे यहां पर एक बिंदु P है ना, और ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक, ये P है और ये O है, ये एक निर्देश तंत्र है ना, x y z, वही त्रिविमीय निर्देश तंत्र x y z अक्ष के साथ में। ठीक है, अब ये कोई बिंदु P है,
इसको अगर हम मूल बिंदु से बताएं कितनी दूर है, इसका विस्थापन या इसकी डिस्टेंस, इसको हम कहां से मूल बिंदु से प्रदर्शित करें तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, एक 3D यानी कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र है। इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से जो बिंदु है उसको मिला देते हैं। अब ये जो सदिश होगा इसको मिलाने वाला, मतलब जैसे मान लेते हैं वेक्टर r, ठीक, इसी को तो वेक्टर r क्या है, वेक्टर r o और p को मिलाने वाला एक वेक्टर है। वेक्टर r क्या है, o और p को मिलाने वाला वेक्टर है, जो o से p की स्थिति को व्यक्त कर रहा है, जो o से p की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या हुआ, वेक्टर r क्या हुआ, p का पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या बताया है, स्थिति सदिश होता है। स्थिति सदिश होता है किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति प्रदर्शित की जाए, है ना, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति प्रदर्शित की जाए तो जो सदिश मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे वेक्टर r क्या है, वेक्टर r o से p की जो पोजीशन है उसको डिफाइन कर रहा है, वेक्टर r o से p की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए वेक्टर r क्या है, p का पोजीशन वेक्टर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर कितना आया, वेक्टर r, यानी कि o के सापेक्ष p का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर r। तो यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन दे सकते हैं हम, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। अब एक बात और देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट 3, 4, 5 है तो इसका क्या मतलब है, x अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना है, 3i कैप, है ना, x अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना है, 3i कैप, y अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना होगा, है ना, 4j कैप। इसका क्या मतलब हुआ, 4 मात्रक y अक्ष की दिशा में। इसी तरह z अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना हो गया, 5k कैप। तो यहां से वेक्टर r को हम क्या लिख सकते हैं, 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की जो पोजीशन है वो अगर 3, 4, 5 या x, y, z, सपोज मान लेते हैं अगर यहाँ पे p के लिए क्या होता, x, y, z होता, तो यहां से हम r को लिख सकते थे xi प्लस yj और प्लस z के लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी बिंदु की स्थिति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे, वेक्टर मेथड से। भाई अगर p के निर्देशांक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में x, y, z हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x मात्रक x अक्ष की दिशा में, y मात्रक y अक्ष की दिशा में, z मात्रक z अक्ष की दिशा में। तो क्या बताया था, x मात्रक x अक्ष की दिशा में, तो x अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर हम क्या लिखते हैं, i कैप, अभी बताया है। y मात्रक किसकी दिशा में, y मात्रक किसकी दिशा में, y अक्ष की दिशा में यानी कि j कैप। इसी तरह z मात्रक z अक्ष की दिशा में यानी कि k कैप। इस तरीके से किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे r बराबर आया xi प्लस yj प्लस zk। अगर इसका सिर्फ परिमाण निकालना हो तो इस फॉर्म में से इसका परिमाण निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि अगर किसी भी बिंदु का जो सदिश है वो
उसके लंबकोणिक घटकों के रूप में दे रखा है तो उसका परिमाण हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर आर बराबर क्या था यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, तो मॉड ऑफ आर यानी कि इसका परिमाण हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लीजिए, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लेते हैं दो बिंदु हैं, ये P1 और ये P2। P1 का ओरिजिन से जो वेक्टर है वो R1 है, वेक्टर R1, और ओरिजिन से P2 का जो पोजीशन वेक्टर है कितना है, R2 है। लेकिन जो वेक्टर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन को, इन बिंदुओं के बीच की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करे तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं P1 से P2 का विस्थापन सदिश, P1 से P2 का विस्थापन सदिश, P1 से P2 का विस्थापन सदिश को लिख सकते हैं वेक्टर 1 P1 P2। इसी तरीके से अगर हम कहें P2 से P1 का विस्थापन सदिश तो क्या लिखेंगे, वेक्टर P2 P1। ठीक है, अगर P2 से P1 का स्थिति सदिश लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R मान लेते हैं, ये हो गया R डैश, और P1 से P2 का स्थिति सदिश लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर R। मतलब ये हुआ कि अगर हमें P2 से P1 का स्थिति सदिश लिखना है ना, तो उसे हम क्या लिखेंगे, P2 से P1 का स्थिति सदिश लिखना है तो उसे क्या लिखेंगे, वेक्टर P2 P1। मान लेते हैं ये कितना है, वेक्टर R डैश, ये कितना है, वेक्टर R डैश। इसी तरह P1 से P2 का विस्थापन सदिश लिखना है तो क्या लिखेंगे, वेक्टर P1 P2, वेक्टर P1 P2, ये मान लेते हैं कितना है, R। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P1 और P2 के बीच का विस्थापन सदिश हो गया। दो तरीके से विस्थापन सदिश लिखते हैं, P1 से P2 का लिखना है तो वेक्टर P1 P2 हो जाएगा, और P2 से P1 का लिखना है तो वेक्टर P2 P1 हो जाएगा। तो इस तरीके से विस्थापन सदिश भी हो गया। ठीक है,